दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हो एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाना अपने घर की छत पर आप सोच रहे हो, कंफ्यूज हो कि इसकी कॉस्ट क्या होने वाली है, मुझे सब्सिडी कितनी मिलेगी और इसका आरओआई या पे बैक पीरियड कितना होने वाला है। चलिए, आज के इस वीडियो में सब कुछ सारी चीजें सीखेंगे। एक सोलर पावर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कॉस्ट कंपोनेंट, जैसे कि सोलर पैनल्स, इन्वर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर, डीसी एसी केबल्स, MC4 कनेक्टर्स, जंक्शन बॉक्स और बहुत सारे कंपोनेंट्स। तो इन सब चीजों का, इन सब का कंपोनेंट्स का हम प्राइस पता करेंगे। सबसे पहले सोलर पैनल्स जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे डायरेक्ट करंट में बदलते हैं। एक बढ़िया सोलर पैनल आपको 28 रुपए पर वॉट मिलने वाला है, जो कि मोनोपर्क होगा और DCR कंप्लायंट सोलर पैनल। तो एक 5 किलोवाट सोलर पैनल पावर सिस्टम के लिए जो सोलर पैनल है उसकी कॉस्ट रहेगी 1,40,000। अब बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की। जब सोलर पैनल में से करंट बनता है और वो इन्वर्टर में जाता है, वो इन्वर्टर उस डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है। ये काम सोलर इन्वर्टर करता है और ये ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घर के अप्लायंसेस को रन करता है। एक सोलर इन्वर्टर, बढ़िया सोलर इन्वर्टर 5 किलोवाट का सिंगल फेज आपको 41,000 का पड़ने वाला है, जो कि ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड जैसे कि ग्रोवॉट, ल्यूमिनस, डेल्टा, सोलिस वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं, माउंटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। माउंटिंग स्ट्रक्चर जैसे गैल्वनाइज आयरन या एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर, जो कि सोलर पैनल को एक परफेक्ट टिल्ट में अच्छे से बांध के रखता है। इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंधी तूफान में अगर आपका स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है तो सोलर पैनल्स उड़ जाएंगे। एक अच्छा माउंटिंग स्ट्रक्चर 5 किलोवाट सिस्टम के लिए 41,500 का आपको पड़ने वाला है। अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड जंक्शन बॉक्सेस को। एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एंड एरे जंक्शन बॉक्स। एसी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, इट प्रोटेक्ट्स हाउस होल्ड अप्लायंसेस फ्रॉम वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, जो कि आपको 3,500 रुपए का पड़ेगा। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स प्रोटेक्ट्स इन्वर्टर फ्रॉम वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, ये आपको 3,500 रुपए का पड़ने वाला है। और ये एरे जंक्शन बॉक्स, इट कंबाइंस आउटपुट फ्रॉम मल्टीपल सोलर पैनल्स इनटू वन पॉइंट, जो कि आपको 5,500 रुपए का पड़ने वाला है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और जंक्शन बॉक्सेस आपको टोटल 12,500 रुपए के पड़ेंगे एक 5 किलोवाट ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम के लिए। आगे बढ़ते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग किट को समझते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर ये प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स। अगर आसमान से कोई बिजली कड़कती है तो लाइटनिंग अरेस्टर उसको पकड़ लेता है और अर्थिंग में भेज देता है। और अर्थिंग सिस्टम का एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फॉल्ट्स, लाइटनिंग एंड एंश्योर सेफ्टी थ्रू ग्राउंडिंग, जो कि हमें 8,000 रुपए का पड़ने वाला है फॉर 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम, ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम। अब हम बात करते हैं वायरिंग की। वायरिंग का इफेक्टिव होना, ऑप्टिमम साइज का होना और ऑप्टिमम लेंथ का होना बहुत जरूरी है। दो तरह की वायरिंग है, डीसी वायरिंग और एसी वायरिंग। डीसी वायरिंग, सोलर पैनल डायरेक्ट करंट बनाते हैं, तो सोलर पैनल से इन्वर्टर की तरफ जो डायरेक्ट करंट जाता है वहां पे जो वायरिंग लगती है उसको हम बोलते हैं डीसी वायरिंग। एसी वायरिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, तो वहां पे लगती है एसी वायरिंग, जो कि लोड से या ग्रिड से जोड़ती है। डीसी वायरिंग की पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, रेड और ब्लैक से दो वायर्स होती हैं, लेकिन एसी में तीन वायर्स होती हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। डीसी वायरिंग हमें 1,700 रुपए की पड़ने वाली है और एसी वायरिंग हमें 5,400 रुपए की पड़ेगी। अब हम बात करते हैं अदर कंपोनेंट, जैसे कि MC4 कनेक्टर, पाइप्स, केबल लग्स, ब्रेकर्स एक्सेट्रा, और इसमें ड्रिलिंग मशीन्स और भी नट्स बोल्ट्स, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये हमें, इनकी जो अदर कंपोनेंट्स की जो कॉस्ट है वो लगभग 19,000 के आसपास पड़ने वाली है। अब हम बात करते हैं नेट मीटर की। नेट मीटर क्या है? नेट मीटर एक बाई डायरेक्शनल मीटर है, जो कि सोलर ने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया ग्रिड से या ग्रिड को, उसके बारे में बताता है, और ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करता है। तो एक बढ़िया बाई डायरेक्शनल मीटर 5 किलोवाट सिस्टम के लिए 9,000 रुपए का पड़ने वाला है। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग की। एक 5 किलोवाट सिस्टम को, ग्रिड टाइट सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए जो, जिसमें मैनुअल लेबर इन्वॉल्व है, जिसमें माउंटिंग होती है, वायरिंग होती है और टेस्टिंग होती है, लगभग 20,000 रुपए का पड़ेगा, जो लेबर इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलर, एडमिन एंड सपोर्ट चार्जेस। देखिए, इंस्टॉलेशन कॉस्ट या लेबर कॉस्ट के अलावा भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे एडमिन चार्जेस और सपोर्ट चार्जेस, जिसमें ये आपका जो इंस्टॉलर है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ लाइजनिंग करता है, ड्राइंग सबमिट कराता है, लॉजिस्टिक में लोडिंग अनलोडिंग, सुपरविजन और सारी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड कराता है, तो इसकी जो चार्जेस हैं वो लगभग 21,000 रुपए पड़ने वाले हैं। तो टोटल जो कंपोनेंट्स हमने सारे देखे, कॉस्ट कंपोनेंट्स, उसको अगर हम जोड़ें तो लगभग 3,20,000 रुपए का एक 5 किलोवाट का ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम
हमको पड़ने वाला है। अगर मैं बात करूं इसकी कॉस्ट ब्रेकअप की कि किस तरीके से परसेंटेज वाइज में इसको कॉस्ट ब्रेकअप किया जाए, तो सोलर पैनल्स की जो कॉस्ट है ओवरऑल सिस्टम में लगभग 43-44% है। इन्वर्टर की 13% के आसपास, माउंटिंग स्ट्रक्चर भी 13%, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, नेट मीटर 15.5% के आसपास, बैलेंस ऑफ सिस्टम जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस आ गया, आपका लाइटिंग अरेस्टर आ गया, अर्थिंग आ गई, अदर कंपोनेंट्स आ गए, MC4 कनेक्टर्स आ गए, ये सब 15.5% पड़ने वाली है। तो ये आपको कॉस्ट ब्रेकअप इसलिए दिखाई गई है ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी जो कॉस्ट ब्रेकअप है प्रोपोर्शनल बेसिस में है या नहीं है। एक आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि जो मेरी कोटेशन मिली है दैट इज सुटेबल और दैट इज फाइन और नॉट डिसप्रोपोर्शनेट तो नहीं है। अब हम बात करें सब्सिडी की, तो सेंटर की सब्सिडी 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम के लिए 78,000 है और यूपी गवर्नमेंट की सब्सिडी 30,000 है। तो टोटल सब्सिडी अगर आप 5 किलोवाट का ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम उत्तर प्रदेश में लगाते हैं तो 1,08,000 आपको सब्सिडी मिलने वाली है। 5 किलोवाट की जो कॉस्ट है विदाउट सब्सिडी 3,20,000, जो कि हमने देखी एवरेज कॉस्ट, और उसमें से हमने सब्सिडी को माइनस कर दिया 1,08,000, तो आफ्टर सब्सिडी जो हमें कॉस्ट बनने वाली है वो 2,12,000 होगी। सो आफ्टर सब्सिडी 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की जो कॉस्ट है इन उत्तर प्रदेश दैट इज 2,12,000। अब हम बात करते हैं, ये तो सब्सिडी हमें पता लग गया और कॉस्ट भी हमें पता लग गया, अब पे बैक क्या होगा मेरे सोलर पावर सिस्टम का, एक 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम का यूपी में क्या पे बैक होने वाला है। पे बैक डिपेंड करता है कि एक 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम कितना यूनिट्स जनरेट करता है, उसमें लॉसेस कितने हैं, ये सब चीजें कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम यूपी में लगभग 20 यूनिट्स रोज जनरेट करता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि कौन कौन से लॉसेस, पहले ये भी पता लगाना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से लॉसेस एक 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम में हो सकते हैं, और उन लॉसेस के बेस में हम पता लगाएंगे कि हमारा पे बैक पीरियड कितना होगा। तो दोस्तों ये आपके सामने 5 किलोवाट का सोलर पैनल है। आप देख सकते हैं सोलर पैनल्स 10 सोलर पैनल्स हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें हल्की हल्की धूल जमी हुई है, एंड दिस इज़ वॉट, इस धूल की वजह से लॉस होगा, उसको बोलते हैं डर्ट लॉस। ये छोटे छोटे जो कण हैं डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं, बाधित करते हैं, जिसकी वजह से सोलर पैनल की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज कम रोशनी मिल रही है, और कम रोशनी मिल रही है तो कम आउटपुट वो प्रोड्यूस करेंगे, तो इसको डर्ट लॉस बोलते हैं। तो ये जनरली हम क्या 2 से 3% लेते हैं। अगर आप रेगुलरली इसको साफ़ करते हैं तो ये डर्ट लॉस को आप कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी की। देखिए, सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल होगा तो उसकी आउटपुट भी बढ़िया होगी, अच्छी एफिशिएंसी होगी। तो ये जो सोलर पैनल्स हैं ये हाफ कट मोनोपग सोलर पैनल्स हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं जो लॉसेस को कम कर देते हैं। अब देखिए किस तरीके से, अब मैं हाफ कट के बारे में कुछ आपको इस तरीके से बताएंगे। अगर आप देखेंगे सेल इसका, तो ये जो सेल है, ये एक सेल है, इस सेल को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। 15.6 सेंटीमीटर का सोलर सेल होता है, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, इसलिए इसको हाफ कट बोलते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, हाफ कट सोलर सेल क्या करता है, हीट लॉसेस को कम कर देता है और इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉसेस को कम करने का। अगर अब इसके ऊपर हल्की फुल्की धूल भी है, लेकिन ये हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल्स हैं, इस लॉस को ये कम कर देते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि सोलर पैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आपको लेने होंगे। हालांकि कॉस्टली होते हैं कन्वेंशनल सोलर पैनल्स के मुकाबले, लेकिन वो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, आउटपुट आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करके देंगे। तो डर्ट लॉस हो गया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सोलर पैनल्स हो गए जो कि लॉसेस को कम करते हैं। अब ये देखिए, ये ईस्ट है, आप देखेंगे दिस इज़ ईस्ट, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट इज़ वेस्ट। अब आप देखेंगे ये वेस्ट है, वेस्ट में अपार्टमेंट है, और इस अपार्टमेंट की वजह से क्या होता है, शाम को हमारे सोलर पैनल के ऊपर शेड आ जाती है, मतलब 5:30 पौने 6 बजे के आसपास। तो उसकी वजह से क्या होता है, शेड आ गई, सोलर पैनल की रोशनी अब सोलर नहीं पड़ रही, तो अब सोलर पैनल्स आउटपुट बहुत कम हो जाती है। तो शेडिंग लॉस मेरे केस में ज़्यादा है। ये दिस इज़ अपार्टमेंट वेस्ट साइड पे, और शाम को सूरज की रोशनी इस पर नहीं पड़ती 5:30 पौने 6 के बाद, तो मेरे शेडिंग लॉस मेरे केस में ज़्यादा है। अब ये शेडिंग लॉस मैं कैसे निकालूंगा, मोटा मोटा मैं ये मान लेता हूँ 12 बजे के आसपास जब सन ओवरहेड होता है तो हाईएस्ट मतलब सनलाइट इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहती है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। शाम होते होते 5:30 पौने 6 बजे के आसपास जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो
150-200 वाट पर मीटर स्क्वायर रह जाती है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि पूरे दिन में अगर 5000 वाट पर मीटर स्क्वायर सोलर पैनल पड़े, जिसमें से 200 उसको नहीं मिले, तो लगभग 4% के आसपास शेडिंग लॉस हो गया, या 5% मान लेते हैं शेडिंग लॉस हो गया ऑन एन एवरेज। और दूसरा, अगर बर्ड की ड्रॉपिंग पड़ गई या लीफ मेरे सोलर पैनल्स के ऊपर गिर गई, ये जो आसपास आप देख सकते हैं पत्तियां हैं, ये पेड़ हैं, उड़ के लीफ अगर आ जाती है सोलर पैनल्स के ऊपर, उसकी वजह से भी शेडिंग लॉस हो जाता है। तो मोटा मोटा मैं ये ले लेता हूँ, जो मेरा शेडिंग लॉस है 5% तो इस बिल्डिंग की वजह से हो गया, और 1% में अपना पत्तियां गिर गई या ड्रॉपिंग्स गिर गई उसके, तो 6% कम मैं लॉस मान लेता हूँ मेरा शेडिंग लॉस है। अब चलिए नीचे चलते हैं और पता लगाते हैं इन्वर्टर और बाकी लॉसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए इन्वर्टर है। इन्वर्टर आपके पास भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हाईली एफिशिएंट इन्वर्टर होना चाहिए। अगर आपका इन्वर्टर की एफिशिएंसी 95% है तो 5% का लॉस हो गया, 92% तो 8% का लॉस हो गया, 97% है तो 3% का इन्वर्टर लॉस हो गया, दैट इज़ कन्वर्जन लॉस हो गया। इन्वर्टर का क्या काम है, ये डीसी करंट लेता है सोलर पैनल से, सोलर पैनल्स ऊपर हैं, यहाँ से ये डीसी करंट इसके अंदर जाता है, आप देख सकते हैं ये वायर है कंड्यूट के अंदर, डीसी करंट इसके अंदर जाता है और ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। तो अगर इसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना लॉस कम होगा। इस इन्वर्टर की कन्वर्जन एफिशिएंसी 97% है, यानी कि 3% का लॉस हो गया कन्वर्जन लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी हाईली एफिशिएंट होना चाहिए, तारें अच्छे से लगे होनी चाहिए, लूज वायरिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसमें भी लॉसेस हो जाते हैं। तो और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ट्रांसमिशन लॉस वायर की वजह से। अब जितनी लंबी वायरिंग होगी उतना ज़्यादा लॉस होगा। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हीट लॉस बढ़ जाता है और ओवरऑल लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये भी देखना है आपका इन्वर्टर, आपके सोलर पैनल्स ये एक ऑप्टिमम दूरी पे हो, ताकि वायरिंग की लेंथ भी ऑप्टिमम हो, जिससे लॉसेस दैट इज़ ट्रांसमिशन लॉसेस कम हो। ये भी आपको ध्यान रखना है। ना वायर ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ऑप्टिमम साइजिंग होनी चाहिए बेस्ड ऑन योर एनर्जी नीड्स। तो ये कन्वर्जन लॉस ड्यू टू इन्वर्टर, ट्रांसमिशन लॉस ड्यू टू वायर्स, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। जितना हाईली एफिशिएंट आपका इन्वर्टर होगा उतना कन्वर्जन लॉस कम होगा, जितनी ऑप्टिमम साइजिंग की वायर होगी, जितनी ऑप्टिमम लेंथ की वायर होगी, उतना आपका ट्रांसमिशन लॉस कम होगा। अब बात करते हैं इसके टिल्ट की। देखिए टिल्ट भी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये सोलर पैनल्स है, देखो आप देखेंगे ये सीधे नहीं लगे हुए, स्लांटिंग है। इसको जो एंगल दिया हुआ है वो 20-21 डिग्रीज दिया हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन। अगर आपकी लोकेशन मान लिया 21 डिग्री है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपके सोलर पैनल्स 21 डिग्री पे लगेंगे फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ताकि सूरज की रोशनी इस पर मैक्सिमम पड़ सके। अगर टिल्ट आगे पीछे होता है तो उससे टिल्ट लॉस भी बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपका ध्यान रखना होगा टू अवॉइड टू मिनिमाइज द लॉसेस को पूरा तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन मिनिमाइज इट बाय ऑप्टिमम साइजिंग, बाय टेकिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, एंड बाय यूजिंग ऑप्टिमम लेंथ ऑफ द वायर्स एंड द राइट टिल्ट। तो चलिए अब ये सारे लॉसेस हमने पता कर लिए हैं। अब इन लॉसेस को हम अपनी सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट में एंटर करते हैं और पता लगाते हैं इस लॉसेस की वजह से हमारे पेबैक में क्या फ़र्क पड़ेगा और अल्टीमेटली हमारा पेबैक कितना रहेगा। मेरे केस में शेयरिंग लॉस ज़्यादा है, अराउंड 6%। चलिए ठीक है, अब पता लगाते हैं। दोस्तों हमने देख लिया कि हमारे सिस्टम में क्या क्या लॉसेस हैं। अब इन लॉसेस को हम अपने सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट मेरे कोर्स का एक हिस्सा है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। फ्रॉम बेसिक्स टू प्रॉफिट एक सोलर मास्टर क्लास है जो कि सारी चीजें आपको बताएगी। 5.5 घंटे का कोर्स है, लाइव इंटरेक्शन है और मेरा सपोर्ट पूरा मिलेगा आपको। और इसमें सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट आपको साथ में मिलेगी। तो चलिए देखते हैं जो जो लॉसेज हैं हम उसको एंटर करते हैं। टेम्परेचर लॉस को एंटर करते हैं। देखिए टेम्परेचर लॉस क्या होता है, जब भी सोलर पावर सिस्टम एक धूप में काम करता है तो हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से सोलर सेल्स जो हैं गर्मी की वजह से उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है। अगर सोलर सेल का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है। तो टेम्परेचर लॉस को अगर हम कंसिडर करें तो 3 या 4% के आसपास टेम्परेचर लॉस ले सकते हैं। हम बात करें डर्ट लॉस की, जो कि हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं और हम इसको रेगुलरली साफ करते हैं, तो डर्ट लॉस भी हम 2 या 3% के आसपास ले लेते हैं। अब हम बात करें ट्रांसमिशन लॉस की, ट्रांसमिशन लॉस अराउंड 3% ले लेते हैं। शेडिंग लॉस, मेरे केस में शेडिंग लॉस ज़्यादा है क्योंकि हमारे जो वेस्ट की तरफ है अपार्टमेंट्स हैं, तो मेरा शेडिंग लॉस है 6%।
और नॉर्मली शेडिंग लॉस 2 या 3% से ज़्यादा आप मत लीजिएगा। टॉलरेंस टॉलरेंस इज जीरो। एक्चुअली आजकल के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं उनमें टॉलरेंस लॉस नेगेटिव नहीं होता। टॉलरेंस लॉस का क्या मतलब है, पहले जो सोलर पैनल्स थे, जैसे मान लिया एक 100 वाट का सोलर पैनल है, उसकी नेम प्लेट कैपेसिटी 100 वाट है, तो उसमें लिखा होता है टॉलरेंस इज +-5%। मतलब कि ये जो सोलर पैनल है 95 वाट्स भी बना सकता है और 105 वाट भी बना सकता है। लेकिन आजकल की डेट में जो टॉलरेंस लॉस है वो पॉजिटिव में है, यानी कि 0 से 5%। वो अब या तो 100 वाट बनाएगा, 105 वाट बनाएगा। तो हम टॉलरेंस लॉस जीरो ले रहे हैं। इन्वर्टर इन एफिशिएंसी, मेरा इन्वर्टर 97% एफिशिएंट है, तो मैं इसको 3% इन्वर्टर एफिशिएंसी लॉस ले रहा हूँ। तो लगभग ये सब लॉसेस हमने लगा दिए। 17% का लॉस है हमारे सिस्टम में। तो जो साइज है 5 किलोवाट का सोलर पैनल का हमारा साइज है। अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। तो ये हमने लॉसेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया अपने 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम में। अभी इनको हम कॉस्टिंग की हम बात करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ द सोलर पैनल्स दैट इज 1,40,000 है। कॉस्ट ऑफ इन्वर्टर इज 41,000। एक एस्टिमेटेड कॉस्ट हम लिख रहे हैं, दैट इज 41,500। कॉस्ट ऑफ नेट मीटर इज 9,000। बाकी इंस्टॉलेशन एंड जिसमें सारे चार्जेस भी आ जाते हैं इंस्टॉलेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, लेबर चार्जेस, इंस्पेक्शन, ड्राइंग, सब इन सब चीज़ों को हम पूरा टोटल इस तरीके से लिख देते हैं। तो लगभग हमारी कॉस्ट आ गई 3,21,000। तो 3,20,000 का हमारा ये सिस्टम पड़ जाता है। और हमने सब्सिडी लिख दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 78,000 है और स्टेट गवर्नमेंट की 30,000 है। तो हमारा जो आफ्टर सब्सिडी जो कॉस्ट ऑफ द सिस्टम आई, चलिए इसको हम कुछ इस तरीके जो हमने देखा है उसको कर देते हैं। तो आफ्टर सब्सिडी जो कॉस्ट ऑफ द सिस्टम आई 2,12,500 के आसपास आई। तो एवरेज कॉस्ट जो पड़ी पर वॉट दैट इज 42 रुपीज 50 पैसा पर वॉट हमें पड़ा आफ्टर सब्सिडी। तो हमने सब्सिडी भी इनकॉर्पोरेट कर दी, लॉसेस को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया और कॉस्ट भी लिख दी। तो उसके बेसिस पे जो कॉस्ट आई हमारी सोलर पैनल्स की, सोलर पावर सिस्टम की, दैट इज 42 रुपये 50 पैसे पर वॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी चीजें भी इनकॉर्पोरेट करते हैं पे बैक पीरियड निकालने के लिए। पे बैक पीरियड निकालने के लिए ये पता लगाना होता है कि आप कितना सेव कर रहे हो। तो उसके लिए हमें पता लगाना होगा कि हमारा ग्रिड रेट क्या है। जो हमारा जो ग्रिड रेट है रेजिडेंशियल दैट इज एवरेज, हम 400 यूनिट से ज्यादा अगर कंज्यूम करते हैं तो 8 रुपए के आसपास आता है। और जो ग्रिड रेट है हमारे एरिया में, अगर हम 10 साल 12 साल का चार्ट लेके चलें तो 4 से 5% के रेट से ये बढ़ रहा है। तो मैंने इंक्रीज इन ग्रिड रेट एवरी ईयर 4% रख दिया है, तो जिसके बेसिस पे जो हर साल 4% के रेट से मेरा ग्रिड प्राइस बढ़ेगा। जैसे कि पहले साल 8 रुपए है, दूसरे साल 8 रुपए 32 पैसे हो जाएगा, तीसरे साल 8 रुपए 35 पैसे, कुछ इस तरीके से, पांचवें साल 9 रुपए 36 पैसे। उसी तरह अगर आप देखें 25th ईयर में ये 20 रुपए 51 पैसे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ग्रिड रेट और उसके एस्केलेशन को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है अपनी पे बैक पीरियड निकालने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा कि एस्केलेशन को भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ताकि एक वेरी रियलिस्टिक पे बैक पीरियड आपको देखने को मिले। अब आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ग्रिड एस्केलेशन को डाल दिया है, मेंटेनेंस को भी इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने एक बारी तो पैसा लगा दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप उसको बाद में पैसा नहीं लगेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको लगने वाली है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जनरली ग्रिड टाइप सिस्टम में कुछ ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी हम एक परसेंटेज लेके चलते हैं, 2% टोटल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम का अगर हम लेके चले हर साल, और ये मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल 5% के रेट से बढ़ रही है, तो आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है कुछ इस तरीके से होगी। पहले साल 4,250, 4,463, 4,686, तो इस तरीके से आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो हमने इस चीज को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया कि मेंटेनेंस कॉस्ट को भी इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमारा पेबैक पीरियड कितना निकलने वाला है, तो हम उसको चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये कॉस्ट ऑफ सिस्टम 2,12,500। हम ये मानते हैं कि पूरे का पूरा पैसा हमने अपनी जेब से लगाया है, हमने कोई लोन नहीं लिया, तो उसके लिए इंटरेस्ट वगैरह अभी हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं फाइनल फिजिबिलिटी की। तो सिस्टम हमारी की जो कॉस्ट है 2,12,500 है, और अगर हम बात करें इसके पे बैक पीरियड की, तो लगभग 4.5 साल के आसपास ये हमारा पे बैक पीरियड पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, पे बैक पीरियड 4.62 ईयर्स, ये चार्ट देख सकते हैं। 4.5 साल के बाद जो आपका सिस्टम है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो जाएगी। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है 2,12,500 की, वो आपको लगभग 4.5 साल में वापस मिल जाएगी। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि ये सिस्टम आपको लगभग 30% के रेट से रिटर्न दे रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड
the payback period by incorporating every possible costing in the solar feasibility spreadsheet. हमने अगर ग्रिड चार्जेस लिए हैं, उसका एस्केलेशन लिया, तो कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और उस मेंटेनेंस कॉस्ट का एस्केलेशन भी इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि सबसे ज्यादा रियलिस्टिक चीजें आपको देखने को मिले। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम जिसकी जो कॉस्ट है 3,20,000 के आसपास पड़ेगी, आफ्टर सब्सिडी 2,12,500 के आसपास पड़ेगी, और इसका पे बैक पीरियड 4.5 से 5 साल आपका होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको सारा समझ आया होगा, पता लग गया होगा कि 2025 में क्या कॉस्ट है, सब्सिडी क्या है और पे बैक पीरियड क्या है ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम का। थैंक यू वेरी मच। मैं दोबारा मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।